बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 जून 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। इस ऐप में सभी प्रकार की खबरें 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए। तो चलिए बात करते हैं आज की खबरों की। दोस्तों भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह लोकसभा चुनाव 2024 भले ही हार गए हैं, लेकिन उनके हौसले रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। जहां भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने कुछ इस अंदाज में कहा था कि चुनाव में हार गए तो क्या, जल्द ही वे खुद की राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। वहीं आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह की राजनीति में दिलचस्पी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बीच एक्टर ने नई फिल्म पावर स्टार का फर्स्ट लुक फैंस के लिए शेयर किया है। पोस्टर में पवन सिंह का एक्शन अवतार देखने के बाद उनके फैंस काफी इंप्रेस हो गए हैं। साथ ही फिल्म की रिलीज को भी लेकर के काफी एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह अपनी बायोपिक लेकर के आ रहे हैं, जिसमें उन्हें खुद ही एक्टिंग करते हुए देखा जाएगा। जहां एक्टर की बायोपिक का नाम पावर किंग है, जिसका फर्स्ट लुक हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद पहले संसद सत्र का आयोजन कल से शुरू हो गया, जहां पर पीएम मोदी ने मीडिया से बात की और कहा, आज का दिन गौरव का है। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अच्छे से संपन्न होना हर भारतवासी के लिए गर्व की बात। करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। यह अवसर 60 साल के बाद आया है। देश की जनता ने जब तीसरे कार्यकाल के लिए एक सरकार को पसंद किया तो फिर इसका मतलब है कि उसकी नीयत और नीतियों पर मोहर लगाई गई है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की जनता विपक्ष से अच्छे काम की उम्मीद करती है, जहां हमें भरोसा है कि लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेंगे और जनता के मुद्दे को उठाएंगे। इस दौरान उन्होंने 25 जून 1975 को आपातकाल लगाए जाने का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के संविधान और लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले लोगों के लिए 25 जून ना भूलने वाला दिवस है। इसी दिन भारत के लोकतंत्र को काला धब्बा लगा था आज का दिन, और उसके 50 साल हो रहे हैं जब भारत की नई पीढ़ी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरीके से नकार दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोचा गया था और देश को ही जेल बना दिया गया था। इमरजेंसी के 50 साल संकल्प के हैं कि फिर कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके जो 50 साल पहले की गई थी। दोस्तों बिहार में मछली पालन करने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मछली पालन करने को लेकर के सरकार के द्वारा 60% का अनुदान दिया जाएगा। खबर के अनुसार मछली व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को केंद्र सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटना बीमा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 60% सभी वर्ग की महिलाओं और फिर अनुसूचित जाति को अनुदान दिया जाता है, जबकि 40% सामान्य और फिर ओबीसी को अनुदान दिया जाता है। ये योजना अपने लाभार्थियों को 35 प्रकार का लाभ प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोग संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बिहार में लगातार पुल क्यों गिर रहे हैं, इसका जवाब इंडिया गठबंधन के दल दे दिए हैं। आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन के साथ ही भाकपा माले के राज्य सचिव ललन चौधरी ने रविवार को कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार और इसमें अधिकारियों, अभियंताओं एवं ठेकेदारों की संलिप्तता चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार के कारण ही पुलों के गिरने का सिलसिला जारी है। डबल इंजन की सरकार प्रशासनिक तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की जाँच कराएं और दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई भी करें। उन्होंने कहा है कि अररिया के बाद सीवान जिले के महाराजगंज अनुमंडल की पटेरी बाजार और फिर रामगढ़ पंचायत गोरोली गांव के बीच गंडक नदी पर बना पुल शनिवार को भी ध्वस्त हो गया। जहां हाल के वर्षों में निर्माण कार्य के दौरान आंधी और पानी के दबाव के चलते पुलों के पायों का गिरना, पुलों का धराशायी होना निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने एवं आवंटित राशि की लूट का नतीजा है। भ्रष्टाचार रोकने में सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। आपको बता दें कि बिहार में पुलों के ध्वस्त होने की घटना आम बात होती जा रही है। एक के बाद एक पुल गिरने की घटना से इसके बनाने वालों के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े उठते हैं। जब आपको बता दूं कि हाल ही में एक हफ्ते में 3 पुल बिहार में गिर गए हैं।
पूर्णिया से एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है कि पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने आम लोगों के लिए डॉक्टरों की फीस को कम करवा दिया है। जब पप्पू यादव IMA के सदस्यों के साथ बैठक की और सहमति के बाद इस बात की जानकारी दी है। सांसद पप्पू यादव के अनुसार अब फिजिशियन की फीस 500 रुपए और सर्जन की फीस 300 रुपए होगी है। इतना ही नहीं, BPL परिवारों को इलाज और फिर जाँच में विशेष छूट दी जाएगी। ये छूट तभी मिलेगी जब जरूरतमंद BPL धारी उनके कार्यालय से चिट्ठी लेंगे। ये पत्र सांसद कार्यालय से ही मिलेगा। इसके लिए उनके कार्यालय में 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। सांसद पप्पू यादव ने बताया है कि BPL परिवारों को एक्सरे के लिए 200 रुपए और फिर CT स्कैन के लिए 1200 रुपए देने पड़ेंगे। सांसद पप्पू यादव ने बताया है कि BPL परिवारों को एक्सरे के लिए 200 रुपए और CT स्कैन के लिए 1200 रुपए देने पड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि अब डॉक्टर 1 महीने के अंदर दोबारा फीस नहीं ले सकते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती गरीब मरीजों के इलाज में 30% की छूट मिलेगी। सांसद पप्पू यादव ने सिविल सर्जन को फर्जी ICU बंद करने के लिए 2 माह का मोहलत दिया है। जब उन्होंने कहा है कि जहां MBBS डॉक्टर नहीं हैं, वहां फर्जी ICU नहीं चलेगा। जब बगैर डॉक्टर के जो पैथोलॉजी चला रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब उनके लाइसेंस को भी जल्द ही रद्द कर दिया जाएगा। जब मेडिकल दुकानदार बगैर डॉक्टर के लिखे आवश्यकता से अधिक दवा मरीज को नहीं दे। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की मर्जी के अनुसार मरीज की जाँच पैथोलॉजी में नहीं होना चाहिए। जब मरीज को जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाँच कराएं। कोई भी पैथोलॉजी या नर्सिंग होम डॉक्टर के ही होनी चाहिए। जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, उनके विरुद्ध सिविल सर्जन कार्रवाई करें। ऐसे पैथोलॉजी और फिर नर्सिंग होम 2 माह के अंदर बंद हो जाने चाहिए। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि डॉक्टरों के सम्मान के साथ खिलवाड़ भी नहीं होगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा है कि मेडिकल माफिया का एक गिरोह है जो मरीज की मौत के बाद तोड़ फोड़ और हंगामा करता है। इस पर अविलंब रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी एक ज्ञापन भेज करके कार्रवाई का अनुरोध किया है। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में इन दिनों सभी की जुबान पर छाया हुआ है। न्यूज से लेकर के सोशल मीडिया तक नीट पेपर लीक मामले पर खूब चर्चा हो रही है। अब इस मामले की जांच CBI को भी सौंप दी गई है। जब बिहार से शुरू हुए इस मामले की जांच SIT कर रही थी, लेकिन अब इसकी जांच CBI ने अपने हाथ में ले ली है। नीट पेपर लीक मामले में पुलिस ने भी कई अहम खुलासे किए हैं। जैसे सुबह 5 बजे ही बच्चों के पास पेपर आ गया था, जिसके उत्तर भी बच्चों को रटाए गए थे और उन्हें निजी वाहन से यानी कि प्राइवेट वाहन से परीक्षा केंद्र ले जाया गया। अब इन सभी लूप होल्स की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। वहीं पर नीट मामले पर RJD ने एक नई तस्वीर जारी कर दी है और ये तस्वीर किसी और के साथ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जारी की है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि अगर सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराती है तो फिर एक नई तस्वीर जारी करके सत्ताधारी नेताओं को बेनकाब करेंगे। RJD ने पेपर लीक कांड को लेकर के नई तस्वीर जारी की है। जब तस्वीर में CM नीतीश कुमार के साथ पेपर लीक के किंगपिन संजीव मुखिया की पत्नी दिख रही है। RJD ने पूछा है कि आखिर संजीव मुखिया को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। दोस्तों, बिहार के सभी केंद्रीय मंत्रियों ने लोकसभा में कल संसद की शपथ ली है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहला दिन सोमवार को शुरू हुई, जिसमें से सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सदन की कार्रवाई शुरू कराई और उन्होंने ही सदन के नए सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों के बाद राज्य मंत्रियों ने सदन की सदस्यता की शपथ ग्रहण की है। जीतन राम मांझी, ललन सिंह और चिराग पासवान ने सदन की सदस्यता ग्रहण की है। तो बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के थानों में दर्ज ज्यादातर मुकदमे प्रॉपर्टी से संबंधित हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि दादा पिता भाई प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ना दे तो फिर क्या करें। आपको बता दें कि बिहार में दादा पिता भाई प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दे तो क्या करना चाहिए, हम आपको भी बताएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कानून के अनुसार अगर दादा पिता भाई के पास कोई भी पुश्तैनी संपत्ति है तो उस प्रॉपर्टी पर जन्म से ही आपका अधिकार होता है। इस अधिकार से कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता। यदि दादा पिता भाई पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं लेता है तो फिर आप अपने अधिकार के लिए उसे कानूनी नोटिस भेज सकते हैं। वहीं पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए आपको झगड़े करने की जरूरत नहीं है, या आप इसके लिए संपत्ति पर अपना दावा पेश करते हुए सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दें। बस सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद कोर्ट खुद अपने स्तर से प्रॉपर्टी की जांच कराएगा और आपको हिस्सा दिलाएगा। आपको बता दें कि सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करने के लिए आपको जमीन के कुछ कागजात की जरूरत होगी। अगर आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा भी जमीन के कागजात को निकाल सकते हैं और इस तरह से आप अपने हिस्सा को, अपने अधिकार को ले सकते हैं।
दोस्तों 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन सोमवार को शुरू हो गया है, जहां पहले दिन कई सांसदों ने शपथ ली है, जिनमें से चिराग पासवान भी शामिल है। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का एक अलग ही अंदाज नजर आया। चिराग पासवान सदन के सदस्य की शपथ लेने के लिए सफेद कुर्ता और नीली जींस पहने हुए थे, साथ ही उनके माथे पर तिलक था। इस अलग अंदाज से चिराग पासवान ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इससे पहले वे राष्ट्रपति भवन में मंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के अनोखे अंदाज में पहुंचे थे। खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक सोमवार को हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के नेता के नाते सबसे पहले सदस्य के रूप में शपथ ली। इस दौरान भाजपा के सदस्य मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। इसके बाद कैबिनेट के अन्य सदस्यों ने शपथ ली। चिराग पासवान भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। चिराग पासवान ने शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुक करके नमस्कार किया। चिराग पासवान की इस सौम्यता पर पीएम मोदी भी मुस्कुरा उठे। आपको बता दें कि चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ, जब उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है और फिर अभिनय की दुनिया में भी हाथ आजमाया है। लेकिन फिल्मी दुनिया में कोई भी खास सफलता नहीं मिलने के बाद पूरी तरीके से राजनीति में उतर गए। जब चिराग पासवान अपने गृह प्रदेश बिहार में एक तबके के बीच खासे लोकप्रिय हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए उन्होंने बिहारी फर्स्ट की बात की। इसके तहत उन्होंने रोजगार और पढ़ाई आदि के लिए बिहार के लोगों के पलायन को भी मुद्दा बनाया। दोस्तों नीट पेपर लीक मामले को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। पक्ष हो या फिर विपक्ष सभी एक दूसरे पर पलटवार करते हैं। अब इसी बीच निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि परीक्षा का पेपर लीक हो जाना युवाओं और फिर देश के साथ विश्वासघात है। पप्पू यादव ने कहा कि नीट और फिर नेट देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली एनडीए सरकार और परीक्षा का पेपर लीक हो जाना ये नियति है या फिर साजिश। ये सवाल है, ये इस देश के प्रतिभावान बच्चों के भविष्य को खत्म करने की साजिश है और ऐसे बच्चों को प्राथमिकता देने की जो कि पूरी तरीके से अंधभक्ति करे और उसमें लीन हो। हर परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, ये युवाओं और फिर देश के साथ विश्वासघात। पेपर लीक मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्रालय के निर्देश के बाद नीट पेपर लीक को सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है, जबकि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही कथित पेपर लीक मामले में गिरफ्तारों की कुल संख्या बढ़कर के 18 हो गई है, यानी कि 18 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों लालू प्रसाद यादव ये सपना देख रहे थे कि नीतीश कुमार का साथ पाकर के 2025 में अपने बेटे तेजस्वी यादव की बतौर मुख्यमंत्री ताजपोशी होती दिखेगी, मगर नीतीश कुमार ने तो विधानसभा दूर लोकसभा चुनाव से पहले ही उनके पैरों तले जमीन खिसकने का मन बना लिया था। याद दिला दे, आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने एक तरह से तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए ये घोषणा की थी कि यह आरजेडी नेता 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे, यानी कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश की इस घोषणा के बाद जदयू में नाराजगी फैल गई, जिसके कारण उपेंद्र कुशवाहा जैसे उनके करीबी सहयोगियों को पार्टी छोड़नी पड़ी। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था। सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी उभरा जब तेजस्वी यादव ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली थी। तब जेल हिरासत में रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। जब तेजस्वी गांधी मैदान में उतरे और फिर पहली बार ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तब आरजेडी ने विधानसभा की 144 सीटों पर लड़ करके 75 सीट जीत ली। तेजस्वी मैदान में उतरे और पहली बार में ही बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, तब आरजेडी ने विधानसभा की 144 सीटों पर लड़ करके 75 सीट जीत ली थी। जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी तो लेफ्ट पार्टियां और फिर कांग्रेस के साथ आरजेडी ने 2015 में ही महागठबंधन बना लिया था। तब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी महागठबंधन का ही हिस्सा थी। जहां महागठबंधन ने 2015 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने। तेजस्वी को 2020 के विधानसभा चुनाव की में सदस्यों की संख्याओं के हिसाब से एनडीए से 8-9 सीटों की कमी के कारण सरकार बनाने से चूक गए थे। दोस्तों भारत के प्रमुख 2 पहिया वाहन निर्माता हीरो मोटर कॉर्प जल्द ही अपनी बाइक्स और स्कूटर की कीमतों को बढ़ाने जा रही है, यानी कि जल्द ही मोटरसाइकिल और स्कूटर की कीमतें बढ़ जाएगी। जहां कंपनी की ओर से 1 जुलाई 2024 से कीमतों को बढ़ा दिया जाएगा। स्कूटर और बाइक्स की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हो रही है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इस खबर में बताने वाले हैं। जहाँ हीरो मोटर कॉर्प ने जानकारी दी है कि कंपनी 1 जुलाई 2024 से अपनी बाइक्स और स्कूटर की कीमतों को बढ़ाने जा रही है। जहाँ कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल सभी बाइक्स
और स्कूटर की एक्स शोरूम कीमतों को जुलाई 2024 से बढ़ा देगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हो रही है और फिर अब कंपनी इसका भार ग्राहकों पर डालने की तैयारी कर रही है। हीरो मोटोकॉर्प की ओर से जानकारी दी गई है कि 1 जुलाई 2024 से सभी गाड़ियों की कीमतों में 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन हर मॉडल और वेरिएंट पर एक समान कीमतों को नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को राज्यसभा के सदन का नेता चुना गया है। इस महीने की शुरुआत में ही नड्डा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला था। उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार दिया गया था। जब नड्डा सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल की जगह लेंगे। यह केंद्रीय मंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि जेपी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे, जिसे उन्हें 2020 में मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री और फिर अमित शाह से संभाला था। हालांकि ऐसा लगता है कि जेपी नड्डा भाजपा प्रमुख के पर बने रहेंगे, यानी कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पर बने रहेंगे। आपको बता दें कि पार्टी कानून के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद का चुनाव तभी किया जाता है जब 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं, जो कि लगभग 6 महीने तक चलने की संभावना है। दोस्तों, सब्जी तौलने में धोखाधड़ी से बचने का नया तरीका सामने आया है। एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में इसका तरीका बताया जा रहा है कि आखिर सब्जियों में धोखाधड़ी कैसे की जाती है और कैसे आप इससे बच सकते हैं। जब भी हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो फिर अक्सर हमें शिकायत होती है तौलने में गड़बड़ी तो नहीं कर दी, या कई बार वे चुंबक लगा करके या फिर हाथ का भार दे करके तराजू में धोखा दे देते हैं। अब एक सब्जी विक्रेता ने इसका तोड़ बताया है, जिससे अगली बार से आपके साथ ऐसा ना हो। इस वायरल वीडियो में आप देख सकेंगे कि चीकू बेच रहा है। जब वे चीकू तौलते समय तराजू के चैन को ऊपर की ओर फंसा देता है, जिससे तराजू नीचे आ जाता है और फिर कम वजन के बावजूद भी ज्यादा दिखता है। इस तरह लोग आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस वीडियो को देख रहे हैं, वायरल में रिकॉर्ड करने वाला शख्स विक्रेता को धन्यवाद भी कहता है। यूजर्स ने इस पर खूब कमेंट किए हैं। एक यूजर्स ने लिखा है कि अंकल ने स्कैम से बचने का तरीका बताया, ना कि वे स्कैम कर रहे हैं। दूसरे ने लिखा है कि वे गरीब और फिर बुजुर्ग है, मजाक मत बनाओ। तो बिहार में पुलों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिवान और अररिया के बाद अब मोतिहारी जिले में एक पुल भरा करके धराशाही हो गया। अररिया के ध्वस्त ब्रिज की तरह ही ये पुल भी निर्माणाधीन था, यानी कि बन ही रहा था। जब पुल का अधिकांश हिस्सा बनकर के तैयार हो चुका था, लेकिन रविवार को पुल धड़ाम से गिर गया। फिलहाल हफ्ते भर के अंदर 3 पुलों की जल समाधि के बाद अब सियासत तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी तंज कसा है और कहा है कि बिहार में डबल इंजन सरकार के आतंक से तंग आकर के 7 दिनों में 3 पुलों ने जल समाधि ले ली। इन्हीं देवीय कृतियों को तो नरेंद्र मोदी जी जंगलराज कहते हैं, है ना मोदी जी। गौरतलब है कि अररिया की तरह ही मोतिहारी में भी एक निर्माणाधीन पुल गिर गया है, जहां ये घटना मोतिहारी के घोरासन प्रखंड में शनिवार की रात हुई थी, जहां निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो गया। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से पुल बन रहा था, यह पुल की ढलाई के बाद ही ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद से सवाल उठने लगा है कि हफ्ते भर के अंदर 3 पुल गिर गया है। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार में नियमानुसार काम नहीं हो रहा है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने पूरे बिहार के पत्रकारों से अनुरोध किया है कि वे प्रतिदिन 24 घंटे में से रोज 1 घंटा राजस्व विभाग के कार्यालय की सभी कर्मियों और फिर भ्रष्टाचार को उजागर करें और विभाग के मंत्री उन कमियों के लिए दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि विभाग के नियमों के अनुसार काम नहीं करने वाले अधिकारियों और फिर कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री के जिले किशनगंज में अंचल अधिकारियों और फिर राजस्व कर्मचारियों की मनमानी चरम पर है। किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में बिना चरावा के दाखिल खारिज करना नामुमकिन हो गया है। अंचल अधिकारी से लेकर के राजस्व कर्मचारी तक बिना आपत्ति वाले दाखिल खारिज के मामलों को लंबित कर रख करके चरावा का इंतजार किया जा रहा है, और जब तक अधिकारियों और फिर कर्मचारियों को चरावा नहीं मिल जाता तब तक के नियमों की अनदेखी करके दाखिल खारिज मामलों को लंबित रखते हैं। ऑनलाइन देख करके पता चलता है कि अंचल अधिकारी के लॉगिन में सैकड़ों म्यूटेशन के मामले लंबित हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें अंचल निरीक्षण के अंचल अधिकारी के लॉगिन पर अग्रसित कर दिया गया है, और कई ऐसे हैं जिनकी आम और फिर खास सूचना पर हस्ताक्षर हुए 20 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अब तक भी नहीं हुए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से नीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला सुर्खियों में है, जहां इस मामले के तार 6 राज्यों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस बीच नीट यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की एंट्री हो गई है। वहीं पर दूसरी तरफ सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आरजेडी ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर आरोप लगाते हुए कुछ सवाल
खड़े किए हैं। आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल पर किए गए पोस्ट में कहा गया है कि नीट पेपर लीक के दूसरे मुख्य आरोपी अमित आनंद का बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या रिश्ता है? क्या सम्राट चौधरी ने अमित आनंद को पेपर लीक कराने के असाधारण कार्य के कारण ही अवार्ड देकर के सम्मानित किया था? साथ ही आरजेडी ने कहा है कि सम्राट चौधरी ने अमित आनंद के साथ अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया से डिलीट क्यों किया? यह पोस्ट में आगे कहा गया है कि अमित आनंद का बीजेपी सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से क्या रिश्ता है? अमित आनंद संजय जायसवाल का कार्यालय संभालता है। अमित आनंद की इस विशेष उपलब्धि को उनके कॉलेज ने अपनी वेबसाइट पर दर्शा रखा है। दोस्तों, बिहार में अगले हफ्ते टीचरों की सक्षमता परीक्षा होने वाली थी, जहां अब इसे स्थगित कर दिया गया है। पहले ये एग्जाम 26, 27 और 28 जून को आयोजित किया जाना था। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने फैसला किया है कि टेस्ट जून में होगा। बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीएसईबी ने 22 जून को टीईटी के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए थे, जब कुछ ही समय बाद टेस्ट की तारीख पोस्टपोन होने की घोषणा की गई थी। इस एग्ज़ाम में 85,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। बोर्ड का कहना है कि परीक्षा को कुछ ऐसे कारणों की वजह से स्थगित किया गया है जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक टीईटी और बीपीएससी टीचर हेडमास्टर की परीक्षा की तारीख टकराने की वजह से यह फैसला लिया है। बीपीएससी 28 और 29 जून को हेड टीचर और हेड मास्टर की भर्ती के लिए एग्ज़ाम आयोजित करने वाला है। दोस्तों, पेपर लीक को लेकर के सियासी घमासान तेज होता जा रहा है। अब इस मामले में आरजेडी सांसद मनोज झा ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में आरोपी सिकंदर यादव का आरजेडी से कनेक्शन जोड़े जाने पर बीजेपी पर पलटवार किया है। मनोज झा ने कहा कि आरोपी के नाम में सिर्फ यादव होने की वजह से इसका नाम लालू प्रसाद यादव से जोड़ा जा रहा है। तो फिर नीरव मोदी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मौसेरा भाई है। जब मनोज झा ने कहा कि जो बच्चे नीट धांधली के शिकार हैं, हम उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के संजीव मुखिया कौन है? इसकी पत्नी जदयू की नेता है, चुनाव लड़ चुकी है। जब मनोज झा ने संजीव मुखिया की फोटो सम्राट चौधरी के साथ भी दिखाई है। उन्होंने कहा कि जो किनपिन है उसे और फिर उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों की जा रही है? आरजेडी सांसद मनोज झा ने पूछा है कि परीक्षा लीक का बिहार और फिर गुजरात कनेक्शन क्या है? जेडीयू और बीजेपी के लोगों की इन लोगों पर शील्ड क्यों नहीं है? तो फिर ये कैसे काम कर रहे हैं? दोस्तों, अपने पढ़ाने के अनोखे अंदाज के लिए मशहूर खान सर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खान सर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और बिहारियों को लेकर के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में खान सर कहते हैं कि जन्म स्थान के साथ किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो वे दो लोगों के साथ हुआ है। पहला पूर्वोत्तर के लोग और दूसरा बिहारियों के साथ हुआ है। हालांकि 2019 के बाद भेदभाव कम हुआ है। यह इसके कई कारण हैं, इनमें प्रशांत किशोर का भी योगदान है। खान सर कहते हैं कि पूर्वोत्तर के लोगों को यहाँ के लोग चाइनीज़ कह करके बुलाते हैं। ये कितनी गलत बात है। जहाँ हम भारतीयों के लिए इससे शर्म की बात कुछ नहीं है। अगर वे कहते हैं कि हम जा रहे हैं चीन तो फिर छाती पीटेंगे। हम तुम उन्हें पहले तो अपना बनाओ। खान सर वीडियो में कहते हैं कि दूसरा भेदभाव हुआ है बिहारियों के साथ। हालांकि 2019 के बाद ये कम हुआ है। महाराष्ट्र में ये काम कम हो गया है। यह इसके कई कारण हैं। एक नाम है जनसुराज वाले प्रशांत किशोर, उनका बड़ा योगदान रहा। खान सर ने दावा किया है कि जब 2019 में महाराष्ट्र चुनाव में प्रशांत किशोर जिस पार्टी के लिए रणनीति बनाई वो पार्टी जीत गई। पार्टी ने पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा है कि मुझे पैसा मत दो, हमें पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जो बिहारी मजदूर यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आएगा तो फिर बिहारी कह करके गरियाएगा मत, मारिएगा मत। यही मेरा मकसद है। इसके बाद ये महाराष्ट्र में बहुत कम हो गया है। बिहारियों के साथ भेदभाव बहुत कम हो गया है। खान सर ने कहा है कि अगर किसी का अच्छा योगदान है तो फिर उनकी तारीफ करनी चाहिए, नहीं तो फिर लोग अच्छा काम करना छोड़ देंगे। खान सर ने कहा है कि हालांकि यहाँ बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये बात पता होगी। दोस्तों, असम के धुबरी लोकसभा सीट से जीते कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने सोमवार को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने अल्लाह के नाम पर उर्दू में शपथ ली। खास बात यह रही कि शपथ लेने के दौरान वे अपने हाथ में संविधान की प्रति पकड़े हुए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं कि रकीबुल हुसैन के नाम 18वीं लोकसभा के चुनाव में एक रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। वह सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले सांसद बने हैं। जब कांग्रेस ने नगांव जिले की सामगुड़ी से 5 बार विधायक रहे रकीबुल हुसैन को धुबरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इस सीट पर उन्होंने मशहूर इत्र व्यापारी और AIUDF नेता
बदरुद्दीन अजमल को मात दी थी। चुनाव में रकीबुल हसन को 14,71,885 वोट मिले। वहीं पर अजमल को 4,59,409 वोटों से ही संतुष्ट करना पड़ा। हसन को 10,12,476 वोट से में जीत मिली थी। इस लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी ये जीत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ज़्यादा पानी पीना चाहिए या नहीं? अभी हम सेहत के बारे में बात करेंगे, सेहत के बारे में, क्योंकि पानी को लेकर के बहुत से लोगों में कन्फ्यूज़न है कि ज़्यादा पानी पीना फ़ायदा है या फिर नुकसानदायक है। तो आपको बता दें कि पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोग बिना प्यास लगे ही पानी पीते हैं, बिना ये जाने कि ये फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदायक। दरअसल शरीर के लिए सबसे ज़रूरी तत्व पानी ही है। ये खनिज, विटामिन, अमीनो एसिड और फिर ग्लूकोज को अवशोषित करने में शरीर की हेल्प करता है। पानी पीना फ़ायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोग बिना प्यास लगे ही पानी पीते हैं, बिना ये जाने कि ये नुकसानदायक है या फिर फ़ायदा होता है। जब पानी टॉक्सिक पदार्थों और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को भी शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करती है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो फिर कई तरह की बीमारियां हो सकती है, इसलिए खूब पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग तो ज़रूरत से ज़्यादा ही पानी पीते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक गर्मी के दिनों में रोज़ाना 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और फिर कई तरीके का ख़तरा भी दूर रहता है। आमतौर पर जब हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत होती है तो वे प्यास के जरिए इसके संकेत देते हैं। बिना प्यास पानी पीना कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपको प्यास नहीं लगती है और पानी पीते हैं तो आप उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर ज़बरदस्ती पानी पीते हैं तो फिर शरीर को इसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता है, उल्टे इससे नुकसान हो सकता है। इसलिए प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए। डॉक्टर के मुताबिक कम पानी पीना डिहाइड्रेशन ही नहीं बल्कि किडनी स्टोन का खतरा भी बना रहता है। जहाँ अगर किसी को किडनी स्टोन की समस्या है, यानी कि किडनी में पत्थरी की समस्या है, तो फिर उसे दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इससे स्टोन यानी कि पत्थरी यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है। दोस्तों, बेतिया में कलयुगी शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित कर दिया है, तार तार कर दिया है। कोचिंग में पढ़ाने के दौरान शिक्षक बहला फुसला करके एक छात्रा को लेकर के फरार हो गया। यह शिक्षक शादीशुदा है और 2 बच्चे का बाप भी है। इसके बावजूद भी उसकी गंदी नज़र कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रा पर रहती थी। एक दिन उसने छात्रा को लेकर के भागने का प्लान बना लिया। इधर परिवार वाले बेटी की तलाश में भटकते रहे। मामला बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के अवहर शेख का है। बताया जाता है कि मझौलिया थाना क्षेत्र के अवहर गांव निवासी सरकारी शिक्षक अरुण कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया है कि अवहर गांव निवासी छात्रा के पिता विपिन दास ने थाने में आवेदन देकर के गांव के ही सरकारी विद्यालय में तैनात शिक्षक अरुण कुमार के खिलाफ 20 फरवरी को एक लिखित आवेदन देकर के उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। छात्रा के पिता विपिन दास ने आवेदन में लिखा है कि उनकी बेटी अरुणा कुमार नामक शिक्षक के कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती थी, जहाँ वहीं से बेटी को बहला फुसला करके भगा ले गया। कलयुगी शिक्षक ने जाली सर्टिफिकेट के माध्यम से कोर्ट मैरिज करने का कागजात पेश किया, वह भी फर्जी है। शिक्षक पहले से ही शादीशुदा है, उनके बेटा बेटी भी है, लेकिन फिर से अपनी छात्रा को लेकर के भाग गए हैं, जिससे परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और केडीबी लैब के माध्यम से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और सब प्रशासन इस पर ध्यान दें। दोस्तों, बिहार में मानसून की एक जगह स्थिर हो जाने की वजह से बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक बार फिर से पारा चढ़ गया। जहाँ बिहार के डेहरी, गोपालगंज, भोजपुर, वैशाली, औरंगाबाद और अरवल में भी लू की वापसी हो गई है। यहाँ पर खूब तेज गर्म हवाएं चली है। इसकी वजह से पारा सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इसमें वैशाली में सबसे ज़्यादा घातक लू दर्ज की गई है। वैशाली में सबसे ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस उच्चतम तापमान दर्ज किया गया है। जब वैशाली के अलावा बक्सर, विक्रमगंज और मुंगेर में भी उत्तम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ जगहों पर ठंडा टार्म की गतिविधियां होने के कारण गरज और फिर चमक के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं पर दक्षिण बिहार के लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना होगा, जबकि मंगलवार को बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। रविवार को भगुआ, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, नवादा, किशनगंज, गया, पटना, बांका, अररिया, कटिहार, मुंगेर, जमुई, रोहतास, पूर्णिया, सीतामढ़ी जिले में 22 जगहों पर हल्की सी मध्यम स्तर की दर्ज की बारिश हुई है। वहीं पर मौसम विभाग ने मंगलवार को उत्तर बिहार के साथ ही दक्षिण बिहार के पूर्व भाग के कुछ स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। वहीं पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में के 1 या फिर 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि बुधवार को बिहार के अधिकतर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज, चमक और आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के सभी जिलों में एक बार फिर से जमीन का सर्वे शुरू होने वाला है। इसके लिए सरकार ने सभी जिलों में नए कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। खबर के अनुसार इस सर्वे में सरकार सभी गैर मजरूआ जमीन को चिन्हित करेगा। साथ ही साथ बिहार सरकार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के अनुसार ऐसे गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्त रद्द करेगी जो सक्षम प्राधिकार के आदेश से नहीं हुए। आपको बता दें कि जमींदारी उन्मूलन के पास सभी गैर मजरूआ जमीन के बंदोबस्ती का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास रह गया है। लेकिन बिहार में कई लोग या तो इस जमीन की बंदोबस्ती करा लिए हैं या फिर इस जमीन पर कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। दरअसल जमीन सर्वे के दौरान सरकार सभी सरकारी जमीन को चिन्हित करेगी, पहचान करेगी और इस जमीन को लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। बिहार के सभी जिलों में गैर मजरूआ जमीन मौजूद है जिस पर किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, बिहार में हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस कड़ी में 2021 से 23 तक 60,616 हेक्टेयर में सिंचाई शुरू हो गई है। अब 1,295,000 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी का प्रबंध पहले से ही शुरू हुई है। इस पर कुल 7 अरब रुपए खर्च होंगे। जहां अगले 5 वर्षों तक इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत क्रियान्वयन कार्यों से इस साल का 0.64045 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का इंतजाम होगा। इसके तहत 149 फील्ड चैनल बनेंगे। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और ज़मीन खरीदने के लिए जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, ये खबर है। आपको बता दें कि बिहार में अगर आप ज़मीन खरीदने के लिए किसी को भी पैसे दे रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में कई ज़मीन ब्रोकर ऐसे हैं जो दूसरे की ज़मीन को अपना बता करके उसे बेचने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आप जब भी ज़मीन खरीदने जाएँ तो आप कम से कम तो 5 बातों का ध्यान रखिए जो हम आपको भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहला ये है कि पैसा देने से पहले ज़मीन की पहचान करके आप ज़मीन के सभी कागजातों की जाँच कर लें। इसके लिए आप किसी वकील की सलाह भी ले सकते हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर बात करें तो पैसे देने से पहले 1,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उस जमीन का एग्रीमेंट करा लें। आप एग्रीमेंट की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में ही करें। तीसरे नंबर पर बात करें तो एग्रीमेंट पेपर पर जमीन बेचने वाले और फिर जमीन खरीदने वालों के साथ गवाह का आधार, पैन कार्ड दर्ज करें। साथ ही साथ उस पर जमीन की पूरी डिटेल्स लिखें। चौथे नंबर पर बात करें तो जब जमीन का एग्रीमेंट हो जाए तो इसके बाद फिर पैसे दे। याद रखें कि पैसा हमेशा ऑनलाइन ट्रांसफर करें या फिर चेक के माध्यम से ही दें, जिससे आपके पास सबूत रहेगा। वहीं पर अंतिम में 5वें नंबर पर बात करें कि जमीन खरीदने समय कैश पैसा देने से बचें। जहाँ कोई भी कैश पैसा को कोई भी सबूत नहीं होता है, वहीं पर ऑनलाइन और चेक का बैंक के पास सबूत होता है। दोस्तों, नीट मामले में जांच के लिए बनाई गई सीबीआई की स्पेशल टीम ने एफआईआर दर्ज होते ही मामले से जुड़े हुए पेपर खंगालने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दूं कि सीबीआई टीम इस मामले में बिहार से लेकर के अन्य स्थानों पर पेपर लीक और फिर अन्य गड़बड़ियों में शामिल तथाकथित बड़ी मस्तियों की पड़ताल करेगी। यह जांच एजेंसी को शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बहुत स्पष्ट तरीके से अनुरोध किया गया है कि इस मामले की बहुत गहनता से जाँच करके सभी कड़ियों को खोलने का प्रयास करें। हालांकि अभी तक मंत्रालय मान करके चल रहे हैं कि पेपर लीक का मामला स्थानीय स्तर पर है और ये बिहार की सीमा के अंदर चुनिंदा केंद्रों तक सीमित है। इस मामले में पटना के विभिन्न केंद्रों में परीक्षा देने वाले 17 छात्रों को डिबार करने का नोटिस भी दिया गया है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है जिससे किसी भी तरह गड़बड़ी को लेकर के कोई भी शंका नहीं रह जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निर्देश पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कई स्तरों पर सुधारात्मक कदम उठाए जाने को कहा गया है। मंत्रालय का मानना है कि पहला कदम यह है कि जांच एजेंसी अपना काम निष्पक्ष तरीके से करे और वे आपराधिक पहलुओं को खंगालेगी। दूसरा मामला प्रशासनिक स्तर पर सुधार का है, जिसकी वजह से डीजी सुबोध कुमार सिंह को हटाया गया है। दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले की जांच के लिए दिल्ली से बिहार के नवादा पहुंची सीबीआई की टीम पर हुए हमले पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि प्रधानमंत्री जी के पावन सानिध्य में बिहार में व्याप्त जंगल राज का नजारा देखिए। नवादा में यूजीसी नेट पेपर लीक धांधली की जाँच करने पहुंचे सीबीआई की टीम, वहाँ पर हमला हुआ है। जब पेपर लीक आपकी सरकार में, सीबीआई पर हमला आपकी सरकार में और जंगल राज किसी और का। आपको बता दूं कि रविवार को बिहार के नालंदा जिला के रजौली के कसियारडीह गांव के लोगों ने सीबीआई की टीम पर हमला कर दिया था। लोगों ने सीबीआई टीम से मारपीट के साथ ही गाड़ियों में जमकर के तोड़फोड़ की। सीबीआई की जांच टीम में स्थानीय पुलिस की महिला कांस्टेबल समेत सीबीआई के 4 अधिकारी शामिल थे। अधिकारियों के साथ मारपीट की सूचना रजौली पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर राजेश कुमार पुलिसकर्मियों के साथ कसियारडीह गाँव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझा करके शांत कराया।
सऊदी अरब के मक्का शहर से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। सऊदी अरब के मक्का शहर में अब तक 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि अभी हज का महीना चल रहा है और पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब के मक्का शहर में हज करने के लिए जाते हैं मक्का में। लेकिन इस बीच ये दुखद खबर सामने आई है कि इस साल 1301 लोगों की मौत हो चुकी है। ये मौत इसलिए हुई है क्योंकि वहाँ पर भयानक गर्मी पड़ रही है। वहाँ का तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुँचा है। बताइए, अब जहाँ पर 52 डिग्री सेल्सियस तापमान हो वहाँ पर भला लोग कैसे जिंदा रह सकते हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब के मक्का शहर में 1300 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 1300 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं और ये सभी हज यात्री हैं जो हज करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से मक्का शहर में आए हुए थे और इसमें से 1300 लोग की जान गई है, जिसमें से भारत के भी करीब करीब 100 लोग शामिल हैं। अपने भारत के भी बहुत से हज यात्रियों की मौत हो चुकी है, उसमें से बिहार के भी है। बिहार के भी कई हाजियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि इन बड़ी संख्या में हज यात्री शामिल है जो कि कुछ समय पहले ही हज के लिए सऊदी अरब रवाना हुए थे। यह सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री फहद अल जलाजेल ने रविवार को बताया है कि इस साल हज यात्रा के दौरान अब तक कुल 1301 लोगों की मौत हो चुकी। सरकारी टेलीविजन ने मंत्री के हवाले से कहा कि हज यात्रियों की मौत पर्याप्त आश्रय या फिर आराम के बिना सीधे धूप में लंबी दूरी यात्रा तय करने के कारण हुई है। जब मरने वालों में कई बुजुर्ग लोग और फिर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 83% मौतें उन लोगों की हुई है जो हज यात्रा करने के लिए अधिकृत नहीं थी। आपको बता दें कि मक्का में इस साल गर्मी का पारा 50 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है या किसी किसी जगह पर 52 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है, जो हज यात्रियों के लिए किसी आफत से कम नहीं है। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि इस साल हज यात्रा के दौरान 98 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने इन सभी लोगों की मौत का कारण बीमारी और फिर ज्यादा उम्र बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हर साल काफी संख्या में भारतीय लोग हज यात्रा पर जाते हैं। इस साल भी 1,75,000 श्रद्धालु हज यात्रा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे, जिनमें से 98 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है कि पिछले साल 187 भारतीय नागरिकों की हज यात्रा के दौरान मौत हो गई थी। पिछले साल मात्र 187 लोगों की मौत हुई, लेकिन इस बार 1301 लोगों की मौत हुई है, जो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि आखिर मुसलमान हज करने के लिए क्यों जरूरी है, मुसलमानों का हज करना क्यों जरूरी है और मुसलमान हज करने के लिए क्यों जाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस्लाम के 5 स्तंभों में से प्रमुख स्तंभ हज को माना गया है। जो मुस्लिम लोग पैसे खर्च करने में सक्षम है और शारीरिक रूप से सक्षम है वही हज कर सकते हैं। उनके लिए ही जीवन में एक बार हज करना अनिवार्य है। जब मान्यता है कि हज करने से मुस्लिम लोगों के सारे पाप धुल जाते हैं, यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं और इंसान पवित्र होकर के मक्का से लौटते हैं। अगर आप भी राशन उठा रहे हैं, राशन का लाभ ले रहे हैं, सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है 5 किलो अनाज, अगर आप भी ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ई-केवाईसी करना बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से ये नियम लागू किया गया है। अगर आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि ई-केवाईसी नहीं करते हैं, तो आपको राशन नहीं मिलेगा।